Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BPSC 107 के बारे में, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और विश्व का इतिहास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें कुल टोटल 30 क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन ये है आपका, ये 30 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक बार इन वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और अपने एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके जाइए, ताकि आप लोगों का भी नंबर अच्छा आए। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए कि इन सारे क्वेश्चन में है क्या। सारे क्वेश्चन को हमने इसी वीडियो में करवाया है। इससे पहले आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। यथार्थवाद, आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यथार्थवाद क्या है, इसकी मुख्य तर्कों की व्याख्या करना है। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे प्राचीन और प्रभावशाली सिद्धांत है। यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्य रूप से शक्ति, राष्ट्रहित और सुरक्षा पर आधारित होती है। यथार्थवाद के अनुसार विश्व राजनीतिक में कोई सर्वोच्च विश्व सरकार नहीं होती, इसलिए प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा स्वयं करते हैं। फिर यथार्थवाद के अर्थ। अब किसी चीज़ का अर्थ होता है कि यथार्थवाद के क्या अर्थ हैं। यथार्थवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आदर्शवाद के बजाय वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर समझाने का प्रयास करता है। यह मानता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रमुख अभिनेता हैं और उनका मुख्य उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होती है। फिर राज्य ही एक अभिनेता है, राज्य ही एक प्रमुख अभिनेता है। यह हमको कैसे पता चलेगा कि राज्य ही एक प्रमुख अभिनेता है? तो इसमें देखते हैं, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य यानी स्टेट सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अन्य संस्थाएं राज्यों की तुलना में कम महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। हम लोग के लिए राष्ट्र का हित ही सर्वोपरि है। हम लोग के लिए या किसी के लिए भी राष्ट्र का हित सर्वोपरि होना चाहिए। प्रत्येक राज्य का प्रमुख उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है, इन्हें बढ़ावा देना होता है। विदेशी नीति का निर्माण भी राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। फिर शक्ति का महत्व। शक्ति का क्या महत्व है? यथार्थवाद विचारधारा में शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किसी भी राज्य की स्थिति को मजबूत बनाती है। फिर अराजकता, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, एनार्ची। विश्व स्तर पर कोई केंद्रीय सरकार नहीं होती जो सभी राज्यों को नियंत्रित कर सके, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता मानी जाती है और प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करनी पड़ती है। फिर सुरक्षा की चिंता। सभी को अपनी सुरक्षा की चिंता होती है, देश हो चाहे आम इंसान हो। राज्य का प्रमुख उद्देश्य अपनी सुरक्षा बनाए रखना होता है। इसी कारण वे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं और रक्षा संबंधी नीतियां अपनाते हैं। फिर संघर्ष की संभावना। जहां लोग रहते हैं वहाँ संघर्ष करना ही पड़ता है, जहाँ जानवर भी रहते हैं वहाँ भी संघर्ष करना पड़ता है। हर चीज़ में संघर्ष होता ही है। तो संघर्ष की क्या संभावनाएं हैं ये देख लेंगे। यथार्थवाद मानता है कि राज्य के बीच हितों का टकराव स्वाभाविक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और शक्ति संतुलन सामान्य घटनाएं हैं। फिर शक्ति का संतुलन। शक्ति को कैसे संतुलित कर सकते हैं, कैसे हम इसे बैलेंस में रख सकते हैं? किसी एक राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने से रोकने के लिए अन्य शक्तियों को आपसी सहयोग से सारे राज्य में थोड़ी थोड़ी शक्ति देनी चाहिए। किसी एक राज्य को अगर हम ज़्यादा शक्ति देंगे तो वो अपना मन बढ़ जाएगा उसका और पूरा वो सभी को अपने कंट्रोल में करने लगेगा। लेकिन क्या है, एक राज्य को पूरी शक्ति देने के बजाय
थोड़े थोड़े शक्ति सभी राज्य में बांटने चाहिए। इसे ही शक्ति संतुलन कहा जाता है। मानव स्वभाव पर आधारित दृष्टिकोण। शास्त्रीय यथार्थवाद विचारकों के अनुसार मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है। यही प्रवृत्ति राज्यों के व्यवहार में भी दिखाई देती है। अब यथार्थवाद के प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। थ्यूसिडाइड्स, निकोलो मैकियावेली, थॉमस हब्स, H.E. कार और हंस मार्गेनथाउ, ये सब जो है यथार्थवाद के प्रमुख विचारक हैं। यथार्थवाद की आलोचनाएं। अब जहाँ कुछ अच्छा काम होता है तो वहाँ कुछ बुरा काम भी होता है, कुछ बड़ाई मिलता है तो कुछ निगेटिव कमेंट भी मिलता है। इसमें है कुछ आलोचना, कौन कौन लोग क्या आलोचना करते हैं, कैसे बोलते हैं। जैसे आप लोग हमारे वीडियो को कमेंट नहीं करते हैं, आप बताते नहीं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। अच्छा लगे तो भी बताइए, बुरा लगे तो भी बताइए, लेकिन प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए और हमें बताइए कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा। तो यथार्थवाद की आलोचना हम देखेंगे। यथार्थवाद पर यह आलोचना की जाती है कि यह सहयोग, नैतिकता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को कम महत्व देता है। यह संघर्ष और राजनीतिक शक्ति पर अधिक जोर देता है। निष्कर्ष। अब इससे निष्कर्ष क्या निकले? निष्कर्षतः यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो शक्ति, राष्ट्र हित और सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार मानता है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी विश्व राजनीति को समझने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की सफलता और असफलता की व्याख्या कीजिए। UNO जो है उसकी सफलता और असफलता के बारे में बताना है और इसे प्रभावी कैसे बनाया जाए इसके बारे में भी आपको बताना है। तो UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर UNO की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से UNO की स्थापना की गई थी। वर्तमान में यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्धों को रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना तथा राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने से है। UNO की सफलता के बारे में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में योगदान। संयुक्त राष्ट्र ने अनेक देशों के बीच संघर्षों को रोकने तथा शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है UNO ने। फिर शक्ति स्थापना मिशन। विभिन्न देशों में शांति सेना भेजकर संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने का प्रयास किया है। फिर मानव अधिकारों का संरक्षण। 1948 में मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया। फिर उपनिवेशवाद के अंत में सहायता। एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में नैतिक और राजनीतिक समर्थन मिला। सामाजिक और आर्थिक विकास है UNESCO, UNICEF, WHO, UNDP जैसी संस्थाएं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। मानवीय सहायता में देखेंगे प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध तथा शरणार्थियों संकट के समय सहायता प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा। विभिन्न देशों के बीच संवाद और सहयोग की भावना विकसित हुई। UNO की असफलता। अब UNO की सफलता हम देख रहे थे, अब UNO की असफलता के बारे में देखेंगे। युद्ध को पूरी तरह रोकने में असफलता। कोरिया, वियतनाम, इराक, सीरिया तथा यूक्रेन जैसे संघर्ष को रोकने में सीमित सफलता मिली। वोटो शक्ति की समस्या। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की वोटो शक्ति कई महत्वपूर्ण निर्णयों को रोक देती है। महाशक्तियों का प्रभाव। महाशक्तियों का क्या प्रभाव रहा? कई बार संयुक्त राष्ट्र
महाशक्तियों की राजनीतिक हितों को प्रभावित दिखाई देती है। सुरक्षा परिषद में असमान प्रतिनिधित्व वर्तमान संरचना आधुनिक विश्व की वास्तविकताओं को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करती। निर्णय के क्रियान्वयन में कठिनाई कई प्रस्तावना पारित होने के बावजूद उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। आतंकवाद और क्षेत्रीय संघर्ष की समिति नियंत्रण कई मामलों में सुरक्षा राष्ट्रीय अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। यूएनओ के अधिक प्रभावी बनने के क्या उपाय थे? सुरक्षा परिषद में सुधार, अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए तथा विकासशील देशों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। वोटो शक्ति में सुधार, वोटों के उपयोग को सीमित या नियंत्रित किया जाए। शांति सेना को अत्यधिक संसाधन, शांति अभियानों को अधिक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन, सदस्य देशों को प्रस्तावों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया जाए। वित्तीय संसाधनों में वृद्धि, संयुक्त राष्ट्र को पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाए। वैश्विक चुनौतियों पर विशेष ध्यान, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी तथा साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई जाए। निष्कर्षतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति, मानव अधिकारों की रक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं और कमियां भी हैं। आवश्यक सुधारों के माध्यम से इसे अधिक प्रभावी और लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, जिससे यह 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का बेहतर से सामना कर सके। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक कारकों का वर्णन कीजिए। प्लीज आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए हम लोग का। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक कारकों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को देखना है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का विस्तार होता है। इसके कारण विश्व एक वैश्विक गांव के रूप में विकसित हुआ। वैश्वीकरण के अनेक लाभ हैं, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। सकारात्मक कारक में देखेंगे। पहले सकारात्मक देखते हैं, फिर नकारात्मक देखेंगे। सकारात्मक कारक में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बढ़ा। आर्थिक विकास को बढ़ावा, विदेशी निवेश एफडीआई और व्यापार के आर्थिक विकास को गति दी गई। रोजगार के अवसर में वृद्धि, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए। तकनीकी विकास, नई तकनीकों का तेजी से प्रसार हुआ। फिर संचार और परिवहन में सुधार, इंटरनेट, मोबाइल और आधुनिक परिवहन ने विश्व को जोड़ दिया। जीवन स्तर में सुधार, वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने से लोगों की जीवन स्तर में सुधार हुआ। वैश्विक सहयोग में वृद्धि, विभिन्न देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा मिला। फिर है कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जो है आर्थिक असमानता में वृद्धि। इससे कुछ आर्थिक असमानताएं भी वृद्धि हुए। वैश्वीकरण का लाभ सभी देशों और वर्गों को समान रूप से नहीं मिला। स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव, छोटे और कुटीर उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। संस्कृति पहचान का ह्रास, स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं का विदेशी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। बेरोजगारी की समस्या, कई क्षेत्रों में मशीनों और नई तकनीकों के कारण रोजगार प्रभावित हुए। पर्यावरण समस्याएं, औद्योगिकरण और उत्पादन में वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया।
विकासशील देशों का शोषण। कई बार शक्तिशाली देश और कंपनियां विकासशील देशों के संसाधनों का अधिक प्रयोग करती है। निष्कर्षतः यह निकला कि वैश्वीकरण ने आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया, लेकिन इसके कारण आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक चुनौतियां और पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई। इससे वैश्वीकरण का लाभ सभी तक पहुंचने के लिए संतुलित नीतियों की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुए थे, इसमें कौन से राष्ट्र शामिल थे, क्या हुआ था उसमें, उसके बारे में आपको लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध का काल क्या था? 1914 से 18। विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह मुख्य रूप से यूरोपीय देशों के बीच हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था। युद्ध की अवधि मतलब युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक। तत्कालीन कारण क्या थे प्रथम विश्व युद्ध के? ऑस्ट्रेलिया की युवराज आर्कड्यूक फ्रांस फेडरेट की हत्या। प्रमुख गुट थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद क्या थे? युद्ध के प्रमुख कारकों में शामिल थे आधुनिक हथियारों का प्रयोग, टैंक, मशीनी गन और जहरीली गैसों का प्रयोग किया गया, भारी जनधन की हानि, लाखों लोग की मृत्यु हुई। फिर वायसराय की संधि 1919 में। युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाई गई और वायसराय की संधि हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध में भविष्य में युद्ध रोकने के उद्देश्य से हुआ था। निष्कर्ष, प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित किया तथा द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इतिहास का अंत पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इतिहास का अंत की अवधारणा अमेरिका के विचारक ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने शीत युद्ध को समाप्ति के बाद यह विचार दिया था। इसमें आ जाएगा मुख्य बिंदु में 1989 के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। उदार लोकतंत्र को मानना शासन का अंतिम व्यवस्था था। साम्यवाद का विफलता पर बल, पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों की विजय का दावा, राजनीतिक विचारकों के संघर्ष के अंत की बात, आर्थिक उदारीकरण और लोकतंत्र के प्रसार पर जोर। कई विद्वानों ने इसकी आलोचना की। नए संघर्ष और चुनौतियों ने सिद्धांत को चुनौती दी। निष्कर्ष, प्रथम विश्व युद्ध में इतिहास के अंत में फुकुयामा का इतिहास का अंत सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत चर्चित रहा था। यद्यपि इसने उदार लोकतंत्र की सफलता को रेखांकित किया, लेकिन बाद में वैश्वीकरण घटनाओं में इसकी सीमाओं को भी उजागर कर दिया। अब शीत युद्ध के बारे में आपको, शीत युद्ध का अंत मतलब कोल्ड वार का अंत कब हुआ, कैसे हुआ और इसने विश्व राजनीति को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में आपको जानना है। तो चलिए शीत युद्ध के बारे में देखते हैं। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच वैचारिक, राजनीतिक तथा सैन्य प्रतिस्पर्धा का काल था। इसका अंत, शीत युद्ध का अंत जो है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ हुआ था। शीत युद्ध को समाप्ति ने विश्व राजनीति में व्यापक परिवर्तन लाए। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तब विश्व राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ। इसमें हम देखेंगे सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी मुख्य बिंदु में है। सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी इसमें क्या हुई थी? शीत युद्ध में लगातार सैन्य प्रतिस्पर्धा और आर्थिक संकट ने सोवियत संघ को कमजोर कर दिया। गोर्बाचेव की नीतियां, मिखाइल गोर्बाचेव ने
ग्लासनोत्स, खुलापन और पेरेस्त्रोइका पुनर्गठन की नीति अपनाई थी। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में साम्यवादी शासन समाप्त हो गया था। बर्लिन दीवार का पतन 1989 में शीत युद्ध के अंत का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में यूएसएसआर के टूटने के साथ शीत युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। फिर है विश्व राजनीति पर प्रभाव। विश्व राजनीति पर शीत युद्ध का क्या ध्रुवीय व्यवस्था का अंत, अमेरिका और सोवियत संघ की ध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई। एक ध्रुवीय विश्व का उदय, अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। वैश्वीकरण को बढ़ावा, मुक्त बाजार और उदार आर्थिक नीतियों का विस्तार हुआ। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति अभियानों को बढ़ावा मिला। लोकतंत्र का प्रसार, अनेक देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का विस्तार हुआ। नई चुनौतियों का उदय, आतंकवाद, क्षेत्रीय संघर्ष और पर्यावरणीय समस्याएं प्रमुख मुद्दे बने। निष्कर्ष, शीत युद्ध का निष्कर्ष क्या निकला? शीत युद्ध का अंत विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को बदल दिया और विश्व राजनीति को नई दिशा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो युद्ध के दौरान नाटो युद्ध के दौरान वार्सोल पैक्ट की भूमिका की व्याख्या कीजिए। और नाटो को भंग कर देना चाहिए। क्या नाटो को भंग कर देना चाहिए? हम लोग देखेंगे पहले कि नाटो युद्ध के दौरान विश्व दो प्रमुख सैन्य गुटों में विभाजित था। पश्चिमी देश ने नाटो का गठन किया, जबकि सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों ने वर्साई पैक्ट की स्थापना की। दोनों संगठनों ने शीत युद्ध की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्य बिंदु में देखेंगे, नाटो का गठन 1949 में हुआ था। नाटो गठन में देखेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा सामूहिक सुरक्षा के लिए स्थापित। फिर वार्सो पैक्ट का गठन 1955 में सोवियत संघ और पूर्व यूरोपीय के साम्यवादी देशों द्वारा नाटो के जवाब में स्थापित किया गया था। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत, किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता था। सैन्य संतुलन बनाए रखना, दोनों संगठनों ने शक्ति संतुलन बनाए रखा। वैचारिक संघर्ष का प्रतीक, नाटो पूंजीवादी और लोकतंत्र का, जबकि वर्साई पैक्ट साम्यवादी का प्रतिनिधित्व करता था। फिर हथियारों की दौड़ में बढ़ावा, दोनों गुटों की प्रतिस्पर्धा ने सैन्य खर्चों और हथियारों के विकास को बढ़ावा दिया। वर्साई पैक्ट का अंत, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्साई पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है, क्या नाटो को भंग कर देना चाहिए? तो नाटो को भंग कर देने के लिए कुछ तर्क दिए गए हैं। शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, इसलिए नाटो की मूल आवश्यकता कम हो गई थी। भंग ना करने के पक्ष में तर्क भी दिया हुआ है। नाटो आज भी आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय संघर्षों जैसी चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निष्कर्षतः नाटो और वर्साई पैक्ट शीत युद्ध की राजनीति के प्रमुख सैन्य संगठन थे। वर्साई पैक्ट समाप्त हो चुका था, जबकि नाटो बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार अपनी भूमिका निभा रहा था। नाटो को भंग करने के बजाय उसमें आवश्यक सुधार करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्ति और कार्यों की व्याख्या कीजिए। कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्ति क्या है और उनके कार्यों का व्याख्या करना है।
पहले देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसकी स्थापना 1945 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार विश्व शांति और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 सदस्य थे, जिनमें से 5 सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन से थे, जबकि 10 सदस्य अस्थायी सदस्य शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा परिषद प्रमुख कार्य विश्व शांति बनाए रखने और संघर्षों को रोकने के लिए करते थे। विवादों की जांच करना। परिषद देशों के बीच उत्पन्न विवादों और संघर्षों की जांच करती थी और उनके समाधान के लिए भी सुझाव देती थी। शांति समाधान को प्रोत्साहन। सदस्य देश के बातचीत, मध्यस्थ, पंचायत तथा कूटनीति प्रयोगों द्वारा विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित करती थी। प्रतिबंध लगाने की शक्ति। यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बनता है तो परिषद उसके विरुद्ध आर्थिक, व्यापारिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लगा सकती है। सैन्य कार्रवाई की अनुमति। आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद सैन्य कार्रवाई की अनुमति दे सकती है ताकि शांति और सुरक्षा को बहाल किया जा सके। फिर शांति स्थापना मिशन। संघर्षग्रस्त क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र सेना भेजने का निर्णय सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। नए सदस्य देशों की सिफारिश। संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य देशों को शामिल करने के लिए महासभा की सिफारिश की जाती है। महासचिव की नियुक्ति में भूमिका। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति के लिए महासभाओं को सिफारिश की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों के चुनाव एवं भागीदारी। सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर न्यायाधीशों के चुनाव में भाग लेती है। फिर वोटो शक्ति। 5 अस्थायी सदस्यों को वोटों का अधिकार प्राप्त है, जिसके माध्यम से वे किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोक सकते हैं। अब सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ। सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ हमको देखना है। निर्णय लेने की शक्ति। परिषद के निर्णय सदस्यों देशों का बाध्यकारी होते हैं। फिर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लागू किया जा सकता है। सैन्य हस्तक्षेप की शक्ति। आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है। शांति सेना तैनात करने की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने हेतु शांति सेना भेज सकती है। निष्कर्ष यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विश्व शांति और सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसके पास व्यापक शक्तियां हैं, जिनके माध्यम से यह संघर्षों को रोकने, शांति स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करती है। हालांकि वोटो शक्ति और प्रतिनिधित्व की असमानता के कारण इसकी आलोचनाएं भी की जाती है, फिर भी वैश्विक शांति बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तनाव शैथिल्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि तनाव क्या है। तनाव शैथिल्स शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंधों में आई नरमी और तनाव में कमी की प्रतिक्रिया को कहा जाता है। यह मुख्य रूप से 1960 के दशक में उत्तरार्ध में 1970 के दशक तक देखने को मिली। इसका उद्देश्य महाशक्तियों के बीच टकराव को कम करना और शांति सह अस्तित्व को बढ़ावा देने से है। इसके मुख्य बिंदु में देखेंगे तनाव शैथिल्स का अर्थ। तनाव शैथिल्स का क्या अर्थ है? डिटेंट का शाब्दिक अर्थ होता है तनाव में कमी या संबंधों में सुधार। शीत युद्ध की पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच
वैचारिक एवं सैन्य प्रतिस्पर्धा बन गई। परमाणु युद्ध का भय। दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से लैस थी, इसलिए विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया। क्यूबा मिसाइल संकट प्रभाव। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों देशों को तनाव कम करने की आवश्यकता का एहसास कराया। हथियार नियंत्रण समझौते। साल्ट I जैसी समझौते के माध्यम से हथियारों की होड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। राजनीतिक संबंधों में सुधार। दोनों देशों के बीच संवाद, वार्ता, कूटनीति संपर्क बढ़े। आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग, व्यापार, विज्ञान, तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन मिला। यूरोप में स्थिरता। हेलसिंकी समझौते 1975 में यूरोप में शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया गया। फिर तनाव शिथिलता का अंत। तनाव शिथिलता का अंत हुआ 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के बाद डिटेंट की प्रक्रिया कमजोर पड़ गई। अब इनका महत्व क्या है, शिथिल के क्या महत्व हैं, उनके बारे में लिखना है। परमाणु युद्ध की संभावना कम हुई। अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिला। महाशक्तियों के बीच संवाद और सहयोग में वृद्धि हुई। हथियारों की दौड़ को नियंत्रित करने में प्रयास किया गया। निष्कर्ष निकला कि तनाव शिथिल शीत युद्ध के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच टकराव को कम करने तथा विश्व शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यद्यपि यह अस्थायी नहीं रहा, फिर भी इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और संवाद की संभावनाओं को मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परमाणु राज्य क्या है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। परमाणु राज्य वह देश होता है जिसके पास परमाणु हथियार विकसित करने और उनका परीक्षण करने तथा आवश्यक पड़ने पर उनका प्रयोग करने की क्षमता होती है। परमाणु हथियार आधुनिक विश्व के सबसे शक्तिशाली विनाशकारी हथियार माने जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा का महत्वपूर्ण तनाव बन गई। परमाणु राज्य के कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु हैं, उनको देखना है। परमाणु राज्य की अवधारणा। ऐसे राष्ट्र जिनके पास परमाणु बम, हाइड्रोजन बम तथा अन्य परमाणु हथियार बनाने और उपयोग करने की क्षमता होती है, उन्हें परमाणु राज्य कहा जाता है। परमाणु युग की शुरुआत 1945 में हुई थी। परमाणु युग की शुरुआत 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद परमाणु युग का आरंभ हो गया था। मान्यता प्राप्त परमाणु शक्तियां। परमाणु अपसार संधि के अनुसार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन को अत्यधिक परमाणु शक्ति माना गया है। अन्य परमाणु राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल भी परमाणु क्षमता रखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के साधनों में देखेंगे, परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिरोध का प्रमुख साधन माना जाता है। शक्ति और प्रतिष्ठा की प्रतीक। परमाणु क्षमता किसी राष्ट्र की सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ावा देती है। परमाणु प्रतिरोध। यह सिद्धांत बताता है कि परमाणु हथियारों की उपस्थिति में शत्रु को आक्रमण करने से रोकती है। हथियारों की होड़। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की तीव्र प्रतिस्पर्धा हुई। वैश्विक चिंता। परमाणु युद्ध की स्थिति में मानवता और पर्यावरण को भारी क्षति पहुंची। फिर परमाणु अप्रसार प्रयास। परमाणु अप्रसार प्रयास क्या है, उसके बारे में बताना है। NPT, CTBT,
तथा IAEA जैसी संस्थाएं परमाणु हथियारों के प्रयास को रोकने का प्रयास करती है। परमाणु राज्यों की चुनौतियां, परमाणु दुर्घटनाओं का खतरा, आतंकवादी संगठनों द्वारा हथियार प्राप्त करने की आशंका, क्षेत्रीय तनाव और हथियारों की होड़, वैश्विक शांति के लिए संभावित खतरा। निष्कर्ष हुआ कि परमाणु राज्य आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परमाणु हथियार राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति का स्रोत है, लेकिन इसके कारण विश्व शांति के सामने गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है। इसलिए परमाणु हथियारों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को अगर सेकेंड वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा वो हमें बताइएगा। थैंक फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.